जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको करवाने वाला हूँ फिजिक्स के टॉप 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सीरीज़ का लिंक दिया हुआ है। यह वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है आज का, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो गति के नियमों का प्रतिपादन यह न्यूटन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में कोई वस्तु अधिकतम भारशील होगी। किसी वस्तु का सबसे अधिकतम भारशील यानी सबसे अधिक भार होगा। तो यह निर्वात में किसी वस्तु का सबसे अधिक भार होता है। जल यहाँ पर जल में होगा, जल में सबसे कम किसी वस्तु का भार होगा चारों ऑप्शन में से, क्योंकि जल के द्वारा उत्प्लावन बल लगाया जाता है नीचे से। तो उस कारण चारों ऑप्शन में सबसे कम जल में होगा और सबसे अधिक निर्वात में होगा। तो यहाँ सबसे अधिक पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निर्वात में। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़त्व के नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जड़त्व के नियम सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व की गति का व्याख्या करता है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है। तो किसी तारे की दूरी को मापने के लिए यह प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किसी तारे की दूरी को किलोमीटर में नहीं मापा जा सकता है, एम्पियर्स में भी नहीं, नॉटिकल में भी नहीं, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है तारे की दूरी को। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी पूछ देता है कि एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है, कितना दूरी होता है। तो किलोमीटर 10⁻12 किलोमीटर होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और इसी को अगर मीटर में देखा तो यहाँ पे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति का भार निम्न में से किस स्थिति में अधिकतम होगा। तो चारों ऑप्शन है, चारों में से किसी व्यक्ति का भार कब सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है तब, स्थिर वेग से लिफ्ट ऊपर की ओर चलता है तब, ऊपर की ओर त्वरित होने पर लिफ्ट का, नीचे की ओर त्वरित होने पर लिफ्ट का। तो सबसे अधिक भार होता है तो ऊपर की ओर जाने पर ही सबसे अधिक होता है। लेकिन ऊपर जाने में ऑप्शन में है स्थिर वेग से और त्वरित वेग से, त्वरित होने पर तो किस में अधिकतम होगा। तो अगर कोई वस्तु त्वरण के साथ में अगर ऊपर जाता है तो उसका भार सबसे अधिक होगा। तो ऊपर की ओर त्वरित होने पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्य तापमान बढ़ाने से क्या होता है। तो किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्य तापमान बढ़ाने से घटता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 208 के ए। ऊष्मीय चालकता घटता है तापमान बढ़ाने से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक यह तांबा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शुद्ध पानी विद्युत का सुचालक नहीं है। सिर्फ अगर वाटर देता यानी अशुद्ध वाटर हो जाता है उसका मतलब, तो वह विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन शुद्ध पानी विद्युत का सुचालक नहीं होता। कागज भी विद्युत का सुचालक नहीं होता। कांच भी विद्युत का सुचालक नहीं होता है। सिर्फ तांबा विद्युत का सुचालक है। किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बना रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही विद्युत का सुचालक होता है कोई वस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो यह इसकी पृष्ठ के विस्तार और प्रकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म क्यों रखते हैं। तो ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक होता है।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? पानी का हिमांक बिंदु या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। परम शून्य दाब की प्राप्ति कब होती है? परम शून्य दाब की प्राप्ति -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी 0 केल्विन पर परम शून्य दाब की प्राप्ति हो जाती है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन है सामग्री की घनता पर, तो इस पर तो निर्भर करता है, सही होगा। सामग्री के आयाम पर, इस पर भी निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पर, इस पर भी निर्भर करता है। घर्षण पर, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ हमारे पूछ रहा है हमसे निर्भर नहीं करता किस पर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। घर्षण पर निर्भर नहीं करता है घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मेनली कारण है संवहन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णता का कुचालक है? उष्णता का कुचालक यह लकड़ी है। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो रेडियो तरंग तो अनुप्रस्थ है, प्रकाश भी अनुप्रस्थ है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होता है, तो और विद्युत चुम्बकीय तरंग ये भी अनुप्रस्थ है। तो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें निम्नलिखित में से क्या होती हैं? तो समुद्री तल पर बनने वाली लहरें या अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? तो बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है, लाल का, और बैंगनी का सबसे कम होता है तरंगदैर्ध्य। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है पीछे देखने के लिए, जो कि साइड मिरर लगा रहता है गाड़ियों में, उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति कितनी होती है? तो दोनों एक समान ही होती है गति दोनों का। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक समान होती है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो कोई भी दर्पण, सबसे पहले तो किस दर्पण में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब या किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा होगा? तो उत्तल में तो हो नहीं सकता है, समतल में भी बड़ा नहीं होगा। तो सिर्फ ये और पहला ऑप्शन है उत्तल या अवतल, कोई भी हो सकता है, तो उत्तल में तो होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। अवतल दर्पण में बड़ा हो सकता है वस्तु, बड़ा हो सकता है किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रतिबिंब कंडीशन के अनुसार, तो इसीलिए अवतल दर्पण होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी में कोई गहरी नीली वस्तु काला दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी होती है। निम्न में से किस में गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति 4 ऑप्शन है, उसमें से किस में कम होगा? ऑप्शन है कांच, जल, निर्वात, वायु। तो जिसका डेंसिटी यानी घनत्व सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति सबसे कम होगी, लेकिन उसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसमें ध्वनि की गति अधिक होती है, जबकि प्रकाश की गति कम होती है। तो इसमें पूछा न्यूनतम होगी, तो इसमें सबसे डेंस है कांच, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा कांच। जबकि सबसे अधिक प्रकाश की गति होगी निर्वात में, सबसे अधिक होती है प्रकाश की गति, जबकि ध्वनि निर्वात में गमन ही नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से इंद्रधनुष बनता है।
इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? आप लोगों को बताना है कि इंद्रधनुष जो बनता है तो सबसे ऊपर में कौन सा रंग उसका होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपर में कौन सा रंग दिखाई देता है इंद्रधनुष जो बनता है तो उसमें? नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो विक्षेपण बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का सबसे कम विक्षेपण होता है। और तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। विक्षेपण का उल्टा जस्ट तरंगदैर्घ्य होता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में टोटल 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, क्योंकि सिर्फ 8 मिनट ही दिया हुआ है। तो 8 मिनट 20 सेकंड के नज़दीक में पहला ही ऑप्शन है 8 मिनट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन एक्चुअली याद रखिएगा टोटल 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो यह अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसमें बोला कि जैसे हम लोग देखते हैं कि सूर्योदय होने से पहले ही, सूर्य जब नहीं पूरा दिखता है उसके पहले ही लालिमा आकाश में दिखने लगता है, और सूर्यास्त होने के बाद यानी सूर्य डूबने के बाद भी आसमान में उसके आसपास में थोड़ा लालिमा टाइप पर दिखता है प्रकाश। यह किस कारण दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्युत यानी परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सीरीज और पैरेलल, यानी समांतर और श्रेणी क्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला यानी श्रेणी में जुड़ा हो तो करंट का मान क्या होता है? श्रृंखला यानी श्रेणी यानी सीरीज में और जुड़ा हो कई परिपथ कई प्रतिरोध, तो इसमें करंट का मान क्या होगा? तो हमेशा एक समान ही रहेगा, क्योंकि अगर सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा है कई प्रतिरोध तो इसमें करंट का मान हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि करंट के मान का विचलन होने के लिए कोई अलग सा रास्ता नहीं है कि करंट डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए हमेशा एक समान रहेगा। जो वायर घरों में बिजली संचालित करते हैं उस पर किसकी कोटिंग की जाती है? जो घरों के लिए हम लोग बिजली का तार लेते हैं उसके ऊपर में कवर लगा होता है, जिसमें कलर रेड ग्रीन ब्लैक वगैरह रहता है, तो इस पर इसी को बोलते हैं कोटिंग। तो इस पर किसका कोटिंग किया जाता है? तो यह पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग किया जाता है। वायर तो मेनली जो अंदर रहते हैं जिसमें करंट का फ्लो होता है वो होता है मिनी वायर, उसके ऊपर में जो कोटिंग होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। एसी परिपथ में आमतौर पर निम्न में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? तो एसी परिपथ में शक्ति हानि मेनली प्रतिरोध के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, इसमें मेनली इसका उपयोग मेनली किसके मापन में किया जाता है? तो प्रतिरोध मानों को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। किस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग है? तो किस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का सिर्फ एक ही मार्ग होता है? तो यह श्रेणी क्रम में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने का, प्रवाह होने का सिर्फ एक ही मार्ग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम निम्न में से किसका होगा? पेट्रोल, हीरा, हवा, तेल का। तो हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होगा।
जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। और कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी कि मजबूत यानी हाई डेंसिटी वाले मीडियम से लोअर डेंसिटी मीडियम में प्रवेश करता है प्रकाश, तो इसके गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका गति बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन वही अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका गति प्रकाश का कम हो जाता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन है सभी रंगों के प्रकाश का सही अनुपात में श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। श्वेत प्रकाश हवा के सभी अनुभवों द्वारा परिक्षेपित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी होगा। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कैंडेला। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। निम्न में से किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत तार बनाने के लिए मेनली किसका उपयोग करते हैं, तो तांबा का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं विद्युत तार बनाने के लिए। ये चांदी का भी कर सकते हैं क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, लेकिन चांदी काफ़ी ज़्यादा महंगा कॉस्टली है, इसीलिए तांबा का उपयोग ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पावर ट्रांसफार्मर या फैराडे के नियम पर कार्य करता है। अगर आप लोगों को अगर डिटेल में भी जानना होगा जैसे में कि फैराडे का नियम क्या है, जिस पर अभी करवा कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बोला फैराडे के नियम पर आधारित है। लेकिन अगर आप लोगों को जाना है फैराडे का नियम भी डिटेल में, तो आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर डिटेल क्लास चैप्टर वाइज आप लोगों को करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। विद्युत के कारण कौन सा प्रभाव नहीं होता है, तो संकोचन प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है। तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से ही विद्युत धारा बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही मानिएगा। ऐसा भी थोड़ा जस्ट सिमिलर ही लगेगा देखने में, लेकिन पढ़ करके अच्छे से मारना है। जैसे में इलेक्ट्रॉन भी मार दीजिएगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सिमिलर ही पढ़ने में है शुरू का, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अच्छे से पढ़ के मारना है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के परिपथ में गति से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका फॉर्मूला होता है RXY। तो यहाँ RXY यानी दूरी के वर्ग के साथ में घटता है, और दूरी अगर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। तो यही दूरी के वर्ग के साथ में, ध्यान रखिएगा दूरी के साथ में नहीं, दूरी के वर्ग के साथ में घटता है विद्युत क्षेत्र बल। नेक्स्ट प्रश्न है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी जाती है, इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है। गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश का परावर्तन है, गोलीय दर्पण की अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग यह पृष्ठदर्शी दर्पण में नहीं होता, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में नहीं होता है, जो कि पीछे देखने में यूज होता है। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है, उत्तल दर्पण का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन पृष्ठदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का नहीं, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है।
किसी वस्तु के तरल पदार्थ में रखे जाने से उत्पन्न अधोगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो इसे बायोंट फोर्स कहते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो दीप के बत्ती में कोशिका क्रिया के कारण, कोशिकाओं के कारण दीप के बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है? सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो यह तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है सीमांत घर्षण। किस सिद्धांत के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो किस सिद्धांत के आधार पर कोई भी वस्तु पानी में तैरता है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कोई वस्तु पानी में तैरता है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल कितना होगा? तो कोई तैर रहा है तो उसके कोई वस्तु तैर रहा है तो वस्तु पर जल के द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल कितना होगा? तो यह वस्तु के भार के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। लैक्टोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। ऑडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह काम आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं करता है ऑडोमीटर। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव में क्या परिवर्तन होता है? तो दबाव कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होता है? तो अगर क्षेत्रफल कम होता है तो दाब बढ़ जाता है, तो अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही, अधिक। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव में क्या परिवर्तन होगा? तो दबाव बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? वो चुनना है। 4 में से एक गलत है। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है। ठीक है, सही है। केल्विन ताप मापने का इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध मापन की इकाई है। ये भी सही है। बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है। ये तो गलत है। हर्ट फ्रीक्वेंसी की मापन की इकाई है। ये सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। वातावरणीय दबाव का मापन इकाई पास्कल होता है, जबकि यहाँ दिया है बेल, इसलिए यह गलत होगा। ध्यान रखिएगा, वातावरणीय दबाव मापन की इकाई पास्कल होता है, जिसे पीए शॉर्ट में लिखते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो 1 किलोमीटर को सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर 1 किलोमीटर में, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो हमसे पूछा कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पर लगा देते हैं 3 जीरो है, तो अभी तो यह कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब जबकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, यानी कि 3 जीरो और बैठा देते हैं इस पर, 3 जीरो, तो हो गया टोटल 6 जीरो, 1 पर 6 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? बादल किसके कारण आकाश में तैरते रहते हैं? तो यह निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए तैरता है। अगर पानी से अधिक होगा तो यह पानी में डूब जाएगा। किसी वस्तु का अगर पानी से घनत्व अगर अधिक होगा तो वह पानी में डूब जाएगा, अगर घनत्व अगर कम होगा तो वह पानी पर तैरेगा। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किस आधार पर कार्य करता है? तो यह पास्कल नियम पर काम करता है। ऊष्मा विकिरण की गति किसके बराबर होती है?
ऊष्मा विकिरण की गति यह प्रकाश के बराबर होती है। ताप युग्म का आधार सिद्धांत क्या है? ताप युग्म का आधार सिद्धांत यह सीबेक प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वायु दाब पर निर्भर करती है। द्रव के तापमान पर इस पर भी निर्भर करती है। द्रव के द्रव्यमान पर इस पर नहीं करती है। द्रव के तल क्षेत्र पर इस पर भी निर्भर करती है, एरिया पर। तो यानी किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकता है? तो क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वायु दाब कम हो जाता है, तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसीलिए खाना देर से पकता है। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? पारा का निम्नतम हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार कितना होता है? तो यह 10 के पावर -15 मीटर होता है नाभिक का आकार। निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो भारत में थोरियम का सबसे विशाल भंडार पाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी, भारी जल का और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। तीनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा ग्रेफाइट है, यह भी सही होगा। बेरिलियम भी सही होगा। भारी जल यानी D2O, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, यह भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही, सभी का प्रयोग किया जा सकता है। सूर्य से नाभिकीय ईंधन कौन है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, ईंधन है हाइड्रोजन। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन को शोषित करने में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मंदक में ग्रेफाइट, भारी जल और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, और न्यूट्रॉन को शोषित करने के रूप में कैडमियम का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित किया गया? भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला यह किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है निम्नलिखित में से। ये सादा गिलास ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। यहाँ पर बिजली की जगह पर बल्ब था, जो कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर बल्ब कर लीजिएगा। सोलर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और स्टीम इंजन या भाप ऊर्जा यानी स्टीम ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है एमआरआई का संक्षिप्त रूप क्या है? एमआरआई का संक्षिप्त रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो यह मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का संक्षिप्त रूप यानी फुल फॉर्म होता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कौन सी होती है? किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण यानी कौन सी होती है? तो यह अवरक्त विकिरण होती है यानी प्रकाश। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? तो चंद्रशेखर सीमा यह तारों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सितारों पर। जीपीएस का पूरा नाम क्या है?
जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? एक कार की गति या स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे जो गर्मी फंसी है उसे क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं उसको। रात के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं? रात के समय में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश किरण के झुकाव को क्या कहते हैं? किसी माध्यम में प्रकाश किरण के झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? गर्मी के प्रवाह से कौन संबंधित नहीं है? रिफ्रैक्टिव या गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक यह 1.0003 होता है, यानी 1.303000 उसके बाद 3। इसका याद रखिएगा, 1 के बाद में 0003, ऐसे भी याद रखिए 1 फर्स्ट में लास्ट में 3 और 3 है तो इसके आगे 3 0 लगा देना है, तो 1.0003 होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक। कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, 0 में 3 है तो 3 ही 0 लगाना है। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात यह रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धक शीशा किसे कहते हैं? आवर्धक शीशा यह उत्तल लेंस को कहते हैं आवर्धक शीशा। ध्वनि किस तरंग रूप में यात्रा करता है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करता है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में यात्रा करता है, प्रकाश लाइट, और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में यानी जिसे हम सुन सकते हैं यह होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तरत्व अधिक होगा? निम्नलिखित में से किसके ध्वनि का तरत्व अधिक होगा? तो यह मच्छर के भिनभिनाहट का तरत्व अधिक होगा। इन 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? इसका कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि के शोरगुल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि के शोरगुल को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के वेग किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो यह तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख लीजिएगा, जरूर ही जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले, नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।